जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर नंबर 6 जो है उसके लास्ट कुछ न्यूमेरिकल्स डिस्कस करेंगे। उसके बाद इंशाल्लाह चैप्टर नंबर 7 जो है उसका इंट्रोडक्शन आज हम करेंगे स्टार्ट। सबसे पहले चैप्टर नंबर 6 जो है इसका जो हमने लास्ट न्यूमेरिकल डिस्कस किया था वो 6.5 और इसकी डिस्कशन हम अपने प्रीवियस टॉपिक में कर चुके हैं। आज हम न्यूमेरिकल 6.7 जो है इसको डिस्कस करेंगे। न्यूमेरिकल 6.7 जो है इसकी स्टेटमेंट ये है, हाउ लार्ज मस्ट अ हीटिंग डक्ट बी इफ एयर मूविंग 3.0 मीटर पर सेकेंड along it can replenish the air in a room of 300 meter cube every 15 minutes। एज्यूम कर लीजिएगा कि एयर डेंसिटी कांस्टेंट है, यानी हवा की जो डेंसिटी है वो कांस्टेंट है, वो चेंज नहीं हो रही। अब यहाँ पे हमें जो चीजें गिवन है डाटा में, उसने हमें स्पीड ऑफ एयर दे दी है 3 मीटर पर सेकेंड है। उस रूम का जो वॉल्यूम है वो 300 मीटर क्यूब है और हर 15 मिनट के बाद उसमें एयर जो है वो रिप्लेनिश कर रही है। तो टाइम 15 मिनट्स को हम 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये सेकंड्स में कन्वर्ट हो जाएगा। हाउ लार्ज मस्ट अ हीटिंग डक्ट बी, कहता है ये बताओ कि वो जो डक्ट होगी जिसमें से वो हवा खारिज होगी उसका साइज क्या होगा, यानी उसका रेडियस पूछ रहा है आपसे। तो साइज ऑफ द डक्ट यानी रेडियस जो है वो आपने कैलकुलेट करना है। हम अपने प्रीवियस टॉपिक में ये बड़े अच्छे तरीके से पढ़ चुके हैं कि जो इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी है उसके मुताबिक जो फ्लो रेट होता है वो वॉल्यूम पर यूनिट टाइम के बराबर होता है और किसी भी फ्लूइड के लिए ये वाला एक्सप्रेशन एरिया और वेलोसिटी के बराबर होता है। हम एज अ लॉन्ग क्वेश्चन इसको बड़ी डिटेल में पढ़ चुके हैं। यहाँ पे यही वाला एक्सप्रेशन जो है हम यूटिलाइज करेंगे इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करने में। तो सबसे पहले जो एरिया है, क्रॉस सेक्शनल एरिया जो होता है, मैंने आपको बताया था कि इसकी जो वैल्यू होती है वो हमेशा पाई आर स्क्वायर ही रहती है। तो ये आपने फॉर्मूला याद रखना है। इसके साथ वेलोसिटी यानी स्पीड वो एज इट इज आ जाएगा और वॉल्यूम डिवाइडेड बाय टाइम ये इसके इक्वल हो गया। अब ये जो इतना एक्सप्रेशन है इसमें वो तमाम की तमाम वैल्यूज जो हमें डाटा में मौजूद हैं वो यहाँ पे अप्लाई की जा सकती है। तो सबसे पहले हमने देखी कैलकुलेट क्या करना है, हमने आर कैलकुलेट करना है। तो मुझे ये आर की वैल्यू को निकालना है। इसको मैंने लेफ्ट साइड पे कर लिया और इसके साथ ये जो आपके पास पाई है और ये जो वेलोसिटी है ये यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहे थे दोनों, तो ये इक्वल के लेफ्ट साइड पे आके क्या हो गए, डिवाइड हो गए। तो फॉर्मूला आपके पास कन्वर्ट हो गया। अब सिंपल आपने क्या करना है, इसमें आपने वैल्यूज को पुट करना है और सॉल्व करना है और आपके पास जो आंसर है वो मीटर्स में आएगा। लेकिन चूंकि हमने जो रेडियस है उसको सेंटीमीटर जो है उसके लिहाज से देखा है तो इसलिए हमें इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। न्यूमेरिकल 6.9 व्हाट गेज प्रेशर इज रिक्वायर्ड, ये न्यूमेरिकल बहुत इंपॉर्टेंट है बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से, बोर्ड में बहुत दफा आ चुका है। व्हाट गेज प्रेशर इज रिक्वायर्ड इन द सिटी मेन्स, यानी शहर का जो मेन आपकी है स्ट्रीम जो है जहां से पानी आता है वो अगर हॉज में कनेक्ट कर दिया जाए तो ये बताएं कि अगर वो हॉज से जो कनेक्शन है वो 15 मीटर की हाइट पे रखा गया हो तो फिर हम क्या कर सकते हैं, उसकी वैल्यू को हमें फाइंड आउट करना है। तो अब यहाँ पे ये चीज देखनी है आपने कि जो वर्टिकल हाइट है आपके पास वो दो हाइट का डिफरेंस होगी, यानी सिटी मेन से
जो आपके पास वो हॉज आपने कनेक्ट किया है उसकी जो हाइट है वो उसने गिवन दी हुई है आपको, दैट इज 15 मीटर। पानी की जो डेंसिटी है वो आप सबको पता है 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब है। अब आपने गेज प्रेशर निकालना है, तो ये गेज प्रेशर हम बर्नौलीज इक्वेशन की एप्लीकेशन में बड़ी डिटेल में पढ़ चुके हैं कि जब दो स्ट्रीम्स का प्रेशर यानी गेज प्रेशर के प्रेशर डिफरेंस आपने लेना हो तो फिर हम उसको P2 माइनस P1 से लिख सकते हैं। सो बर्नौलीज इक्वेशन यूज की हमने, P1 प्लस 1/2 रो V1 स्क्वायर, रो GH1 इज इक्वल टू P2 प्लस 1/2 रो V2 स्क्वायर और रो GH2। अब यहाँ पे हम ये अज्यूम कर लेते हैं कि जो पाइप है उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया यूनिफॉर्म है। अगर ऐसा है तो फिर इसका मतलब ये है कि जो स्पीड होगी स्ट्रीम की वो हमेशा तमाम की तमाम अपनी मोशन को सेम रखेगी। सो आप ये कह सकते हैं कि जो लोअर एंड पे स्ट्रीम की स्पीड होगी वही वाली अपर एंड पे स्ट्रीम की स्पीड होगी, यानी V1 और V2 आप कह सकते हो कि ये क्या है, इक्वल है। अगर इक्वल है तो फिर आप देख सकते हो कि ये वाला जो एक्सप्रेशन है आपके पास, ये एक्सप्रेशन कैंसल आउट हो जाएगा इस साइड वाले एक्सप्रेशन से, क्योंकि दोनों इक्वल हो गए हैं। तो आप V1 की जगह पे V2 लिख सकते हैं, और जब V1 V2 लिखते हैं या V लिखते हैं दोनों साइड पे तो वो आपस में कैंसल आउट हो जाएंगे। अब यहाँ पे आपके पास जो P1 प्लस रो GH1 है, ये करेक्शन कर लीजिएगा नोट्स में, ये इक्वल का साइन है, यहाँ पे प्लस आएगा। रो GH1 इज इक्वल टू P2 प्लस 1/2 रो V2 स्क्वायर, तो कैंसल आउट हो जाएगा आपके पास रो GH2, इधर से आ गया P2, ये आ गया रो GH1 और ये आ गया आपके पास P1। अब हमें क्या चाहिए, गेज प्रेशर चाहिए, यानी P2 माइनस P1 चाहिए। सो अब क्या करेंगे कि ये जो P1 आपके पास है इसको आप इक्वल के राइट साइड पर शिफ्ट कर दोगे तो ये क्या हो जाएगा, माइनस। सो ये क्या हो जाएगा, P2 माइनस P1, और ये आपके पास क्या आ गया, रो GH1 माइनस रो GH2। यहाँ से अगर आप रो G को कॉमन ले लेते हो, H1 माइनस H2, हाइट आपको गिवन दी हुई है 15 है, G की वैल्यू आपको पता है 9.8 और डेंसिटी ऑफ वाटर 1000। सो सॉल्व करने के बाद आपके पास आंसर आएगा, दिस इज द गेज प्रेशर जो सिटी मेंस और हॉज के दरमियान होगा। सो दैट इज द एंड ऑफ द न्यूमेरिकल सेक्शन। अब हम चलते हैं अपने चैप्टर नंबर 7 की तरफ। तो चैप्टर नंबर 7 जो है ये हमारे पास इसका जो पहला टॉपिक है चैप्टर नंबर 7 का, इसमें अकॉर्डिंग टू स्मार्ट सिलेबस जो हम डिस्कस करने वाले हैं आज, दैट इज द सिंपल हार्मोनिक मोशन। बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। अगर आपको याद हुआ आपने 10th फिजिक्स में आई थिंक पहला टॉपिक आपकी जो बुक है फिजिक्स की वो सिंपल हार्मोनिक मोशन से ही स्टार्ट होती है। कुछ चीजें ऐसी हैं जो आपके स्मार्ट सिलेबस के मुताबिक कट करवाई हुई है पहले, तो मैं कोशिश करता हूँ कि मैं उनको थोड़ा सा इसी टॉपिक में रिवाइज करवा देता हूँ आपको। देखिए सिंपल हार्मोनिक मोशन आप ऑलरेडी इसको पढ़ चुके हैं कि सिंपल हार्मोनिक मोशन एक ऐसी मोशन होती है जो अपनी मीन पोजीशन के आगे पीछे मूव करती है, और इसके लिए आप बहुत सारी एग्जांपल्स कंसीडर कर सकते हैं, जैसे पेंडुलम है, उसके अलावा एक स्प्रिंग सिस्टम है, मैस स्प्रिंग सिस्टम है। यहाँ पे हम जो इसको डिस्कस करेंगे वो एक वर्टिकल मैस स्प्रिंग सिस्टम से इसको डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले आप ये देखें कि हमारे पास ये एक वर्टिकल सिस्टम है जी। इस सिस्टम को हमने अटैच किया हुआ है एक स्प्रिंग के साथ। ये हमारे पास एक स्प्रिंग आ गया जी, ये डायग्राम भी बनी है राइट साइड पे। अब ये जो स्प्रिंग सिस्टम है, इस स्प्रिंग सिस्टम में हमने क्या किया, इस स्प्रिंग सिस्टम की ये वाली जो पोजीशन है, ये वाली, इस पोजीशन पे अभी ये मूव नहीं कर रहा, ये रेस्ट पे है। अगर ये रेस्ट पे है तो मैं कहूंगा कि ये इसकी कौन सी पोजीशन है, ये इसकी मीन पोजीशन है। अगर उर्दू मीडियम में पढ़ा हुआ है आपने तो हम इसको कहते थे ये इसकी वस्ती पोजीशन है, यानी इसका मीन
पॉइंट है जहां पे ये मूव नहीं कर रहा, ये रेस्ट पे है। अब आप क्या करें कि आप इस पे फोर्स लगाएं, तो ये क्या करेगा, अपनी इस मीन पोजीशन के ऊपर नीचे मूव करना शुरू कर देगा। इसका मतलब ये हुआ कि जब भी ये अपनी ए पोजीशन से ऊपर की तरफ जाएगा तो ये इसकी मैक्सिमम पोजीशन है जहां तक ये स्प्रिंग कंप्रेस हो सकता है। इसको हम कहते हैं एक्सट्रीम पोजीशन। अब इस पॉइंट पे जो स्प्रिंग है वो कंप्रेस हो जाएगा और उसकी शेप कुछ इस तरह से बन जाती है, यानी बहुत ज्यादा एक दूसरे के जो स्प्रिंग की लाइंस है वो करीब करीब हो जाती है क्योंकि उसके अंदर कंप्रेशन आ चुका है। अब ये इस पोजीशन पे रुकता नहीं है, ये इसकी कौन सी पोजीशन है, एक्सट्रीम। स्प्रिंग कहां से चला था, मीन पोजीशन से, अब कहां पे आ गया है, एक्सट्रीम पोजीशन। एक्सट्रीम पोजीशन में ये रुकता नहीं है बल्कि एक्सट्रीम से दोबारा फिर आता है कहां पे, मीन पोजीशन की तरफ। 10th में अगर आपने डिटेल में ये पढ़ा है तो अच्छी बात है, लेकिन मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूं और आप यकीनन उसको समझ जाएंगे कि अगर ये अपनी एक्सट्रीम से मीन पोजीशन की तरफ आता है तो कौन सी ऐसी फोर्स है जो इसको एक्सट्रीम से मीन पे लेके आती है। तो आप क्या कहेंगे कि स्प्रिंग में एक फोर्स जमा हो गई थी, वो कौन सी फोर्स थी, रीस्टोरिंग फोर्स। ये रीस्टोरिंग फोर्स जो है ये इस स्प्रिंग को मजबूर करती है कि तुम दोबारा फिर अपनी कहां पे जाओ, मीन पोजीशन पे जाओ। दूसरा सवाल, ये स्प्रिंग अपनी मीन पोजीशन पे रुकता नहीं है बल्कि ए पॉइंट पे यानी मीन पोजीशन पे जैसे ही आता है ये दोबारा फिर आगे वाली एक्सट्रीम पे चला जाता है। अब आगे वाली एक्सट्रीम पे क्यों गया, इसको तो रुकना चाहिए था। तो यहाँ पे इनर्शिया भी एक टर्म है जो आप यूज करते हैं कि वो बॉडी अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ इनर्शिया अपनी उस मोशन को कोशिश करती है कि मैं उसी मोशन में रहूं। ये न्यूटन ने क्या कहा था कि अगर कोई बॉडी रेस्ट पे है तो वो रेस्ट पे रहती है, अगर कोई मूव कर रही है तो मूव करती रहेगी। अब ये बॉडी कर रही है मूव, तो ये चाहती है कि मैं अपनी मोशन को जारी रखूं, लिहाजा ये अपनी एक्सट्रीम पोजीशन पे रुकती नहीं है बल्कि वहां से कहां चली जाती है, सॉरी अपनी मीन पोजीशन पे रुकती नहीं है बल्कि ये आगे नेक्स्ट एक्सट्रीम पे चली जाती है। अच्छा, सी पॉइंट पे चलेगी बॉडी। ये स्प्रिंग सी पॉइंट पे आने के बाद क्या रुक जाता है यहाँ पे, नहीं, ये दोबारा फिर कहां जाता है, वापस अपनी मीन पोजीशन की तरफ आता है, यानी कहां पे, पॉइंट ए पे आता है। अब ये सी से ए पे क्यों गया, क्योंकि इसमें अभी रीस्टोरिंग फोर्स बाकी है। ये कब तक इस ए के ऊपर और नीचे मूव करता रहेगा, जब तक इसमें रीस्टोरिंग फोर्स है। और जैसे ही स्प्रिंग में रीस्टोरिंग फोर्स खत्म हो जाएगी तो फिर एक टाइम ऐसा आएगा जब ये दोबारा अपनी मोशन को खत्म करते हुए मीन पोजीशन यानी ए पॉइंट पे आके रुक जाए। ये सारी वो बातें हैं जो आपने 10th फिजिक्स में सिंपल हार्मोनिक मोशन में डिस्कस की। इसी के साथ साथ कुछ डेफिनेशंस हैं जो स्मार्ट सिलेबस में कट हैं, लेकिन यहाँ पे उनका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन हम ले सकते हैं, आप उसको खुद से पढ़ सकते हैं कॉन्सेप्ट के लिए। जब हम ये कहते हैं कि ये स्प्रिंग अपनी मीन पोजीशन से यानी ए पॉइंट से अपनी ए पोजीशन से ए पॉइंट से जब ये बी की तरफ जाता है तो हम कहते हैं कि ये जो इसने फासला तय किया है ये क्या है, दिस इज द डिस्टेंस फ्रॉम द मीन पोजीशन टू द एक्सट्रीम पोजीशन। आप कहेंगे सर ये ऊपर वाला ही क्यों है, एक्सट्रीम तो नीचे भी है, तो ये तो नीचे वाला भी हो सकता है। तो बिल्कुल सही आपका क्वेश्चन है, आप जो सोच रहे हैं वो बिल्कुल सही है कि एक्सट्रीम पोजीशन तो ऊपर भी है और नीचे भी है। इसका मतलब अगर ये मैस स्प्रिंग सिस्टम एक टाइम में अपनी मीन पोजीशन से एक्सट्रीम पे चला जाए
या नीचे वाली एक्सट्रीम पे चला जाए तो ये जो एक मीन से दूसरी एक्सट्रीम का फासला होगा इसको हम कहते हैं मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट और इसको हम एम्पलीट्यूड का नाम देते हैं। तो डेफिनेशन है एम्पलीट्यूड की और वो क्या है, इट इज द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट कवर्ड ऑन ईदर साइड ऑफ द मैक्सिमम वैल्यू, मैक्सिमम पोजीशन ऑन द ईदर साइड, यानी किसी भी तरफ हो सकता है, ये ऊपर भी हो सकता है एक्सट्रीम पोजीशन का, नीचे भी हो सकता है, तो इसको हम क्या कहेंगे कि आपके पास उसका एम्पलीट्यूड कहलाएगा। मैक्सिमम distance covered from the mean position, that is called the amplitude. अगली बात, वन वाइब्रेशन किसे कहते हैं, एक चक्कर किसे कहते हैं। बच्चे बहुत बड़ी मिस्टेक ये करते हैं कि वो ये समझते हैं कि शायद ये मास स्प्रिंग सिस्टम ए से मूव किया, बी पे गया और बी से जब वापस ए पे आया तो इसने एक वाइब्रेशन कंप्लीट कर ली। ये गलत है। एक वाइब्रेशन ये नहीं होती, एक वाइब्रेशन ये होती है कि वो बॉडी अपनी दोनों एक्सट्रीम से होके मीन पे आए, एक एक्सट्रीम से होके नहीं, दोनों एक्सट्रीम से। अब दो एक्सट्रीम कौन सी हैं, एक बी पॉइंट की एक्सट्रीम है और एक सी पॉइंट की एक्सट्रीम। इसका मतलब ये हुआ कि अगर ये मैस ए से बी पे जाए, बी से दोबारा फिर कहां आए, ए पे, ए से दोबारा कहां जाए, सी पे, और सी से फिर दोबारा जब ये ए पे आएगा तो इसने एक चक्कर पूरा कर लिया, यानी इसने अपनी मीन पोजीशन पे आने से पहले दोनों एक्सट्रीम का डिस्टेंस कवर कर लिया है। तो अब इसको हम कहेंगे कि इसने एक वाइब्रेशन, एक राउंड ट्रिप, एक चक्कर पूरा कर लिया। फिर जितना टाइम लगेगा इसको एक वाइब्रेशन पूरी करने में, उसको आपने क्या कहा हुआ है, वो तो उसका टाइम पीरियड होता है, यानी टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट वन वाइब्रेशन, दैट इज टाइम पीरियड। सो इसका मतलब यह है कि अगर मैं आपको एक छोटा सा एमसीक्यूज पूछूं कि या आपको वो पूछ सकता है एग्जाम्स में कि ए से बी तक कितना टाइम इसने कवर किया है, कितना टाइम पीरियड है, तो आप करो, चले मैं एक आपको उसका क्लू दे देता हूं कि अगर आपके पास टाइम पीरियड टी है तो इसने कितने पोर्शंस में हमने इस सारे सेगमेंट को डिवाइड किया हुआ है, 4 सेगमेंट में, ए से बी, उसके बाद बी से ए, अच्छा जी, उसके बाद ए से सी, और फिर उसके बाद सी से दोबारा ए। ये मैंने कलर्ड इसलिए लिख दिया, आपको भूलेगा नहीं कभी, मिक्सअप नहीं करना है इसको। ये 4 सेगमेंट्स हैं इस पूरी मोशन में, मीन से एक्सट्रीम, एक्सट्रीम से मीन, मीन से दूसरी एक्सट्रीम, और फिर उस एक्सट्रीम से मीन, तो 4 टोटल सेगमेंट्स आएंगे। इन चारों सेगमेंट में जो टोटल टाइम है, अगर वो कैपिटल टी है तो फिर हर एक का कितना टाइम बनेगा, टोटल टाइम टी, सेगमेंट कितने बनाए, 4, तो इसका मतलब ये हुआ कि हर एक का हिस्सा कितना निकला, टी बाय, बड़ा सिंपल सा रूल है। चलिए एक छोटी सी एग्जांपल से समझा देता हूं। आपने अगर किसी का बर्थडे केक लेके आए, आपने इसको 4 हिस्सों में डिवाइड किया। अब आपने जब इसको 4 हिस्सों में डिवाइड किया तो आप ये वाला एक हिस्सा, ये वाला एक हिस्सा, ये वाला एक हिस्सा और ये वाला एक हिस्सा, इसको अगर मैथमेटिकल लिखो तो कितना लिखोगे कि टोटल 1 था,
उस 1 के मैंने कितने हिस्से किए, 4 हिस्से किए, तो ये कितना बन गया 1 डिवाइडेड बाय 4। इसका मतलब ये वाला हिस्सा कितना है 1/4, ये भी कितना है 1/4, ये भी कितना 1/4 और ये भी कितना। अब जरा समझो, बड़ा कॉन्सेप्चुअल पॉइंट बताने लगा। ये जो रेड वाला है पॉइंट, ए से बी तक कितना टाइम पीरियड हुआ, t/4 मान गए, ऑलराइट। जब आप दोबारा बी से ए पे आए तो कितना टाइम हुआ जी, अगेन t/4, ऐसे ही है जी। जब आप ए से दोबारा फिर सी पे गए तो कितना टाइम हुआ, अगेन t/4, क्योंकि ये सेगमेंट बना हुआ है उसका। और फिर जब आप सी से ए पे गए तो आपने फिर कितना देखा टाइम पीरियड t/4। अब जरा इसको कंबाइन करके पूछता हूं, अगर बॉडी ए से बी पॉइंट पे गई तो आपने कहा जी टाइम पीरियड t/4, लेकिन अगर मैं कहूं कि बॉडी पॉइंट ए से बी पे गई और बी से दोबारा फिर ए पे आई तो टोटल कितना टाइम पीरियड हो गया। अब आपने सिंपल क्या करना है, इस t/4 में इस t/4 को ऐड कर देना। तो t/4 प्लस t/4 एलसीएम लेके सॉल्व करोगे तो कितना आ गया आपके पास t/2। इस t/2 से तीसरा एमसीक्यू वो कहता है जी मैथ गया है पॉइंट ए से बी, बी से ए और ए से फिर सी, तो बताओ कितना टाइम पीरियड हुआ। तो ये कितना हो गया जी, कितने t/4 कवर किए। चलो इसका आसान तरीका क्या होता है, कितने t/4 कवर किए। देखो जी, जाते हुए एक t/4, बी से आते हुए फिर एक t/4, फिर ए से नीचे जाते हुए फिर t/4, तो कितने 3 t/4 हमने कवर कर लिए। और अगर आपसे पूछे कि वन वाइब्रेशन में कितना टाइम लगेगा तो वो दोबारा जब t/4 उसमें ऐड करोगे तो वो टाइम पीरियड कितना बन जाएगा, कैपिटल T बन जाएगा। इसलिए हम कहते हैं कि आप जो टाइम पीरियड लेंगे वो हर सेगमेंट का अलग से एमसीक्यूज के हवाले से आपको प्रिपेयर होना चाहिए। क्लियर होगी बात। अच्छा, अब इसके साथ साथ हम यही वाली जो टर्म्स हैं इसके साथ एक और डायग्राम को भी डिस्कस करते हैं। और ये जो डायग्राम आपको नजर आ रही है, ये जो मैं आज पढ़ा रहा हूं सिर्फ कॉन्सेप्ट है आपको। इसके मैथमेटिकल फार्मूला डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन, ये 3 फार्मूलाज हैं जो हम डिराइव करेंगे। लेकिन ये कॉन्सेप्ट अगर क्लियर नहीं है तो डायग्राम समझ नहीं आएगी। अब ये जो दायरे वाली डायग्राम है ना, जरा इसको समझो। ये दायरे वाली डायग्राम का क्या चक्कर है। दायरे वाली जो डायग्राम है अगर आप उसको देखना चाहते हैं तो इसको हम थोड़ी देर के लिए जरा नीट कर लेते हैं जी। अब हम देखते हैं कि हमने यहां पे इसको किस तरीके से देखना है। ये मेरे पास एक मैश है, इसके साथ एक पॉइंटर लगा हुआ। पॉइंटर पॉइंट ए पे पड़ा है और पॉइंट ए क्या है, इसकी मीन पोजीशन है। मैंने इसकी मोशन के साथ साथ सर्कुलर मोशन को भी देखना है, क्योंकि आपने अगर टॉपिक का नाम गौर से नहीं पढ़ा तो देखें। टॉपिक का नाम है सिंपल हार्मोनिक मोशन एंड यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। इसका मतलब यह है कि कोई बॉडी ऐसी होगी जो सर्कल में घूम रही है, और अगर ये बॉडी सर्कल में घूम रही है तो ये बॉडी यूनिफॉर्मली उस सर्कल में सर्कमफेरेंस पे घूमती रहेगी। लेकिन इस मोशन का सिंपल हार्मोनिक मोशन के साथ एक रिलेशन डेवलप करके फॉर्मूला डिराइव करेंगे। अब जरा गौर से समझें, ये पॉइंट ए था, पॉइंट ए मीन पोजीशन, और मैंने यहां पे शुरू में ये कहा कि मेरे पास एक बॉडी है जिसको मैं कहता हूं P, और ये बॉडी इस वक्त कहां पे है, O1 पे। आप जरा गौर करें, ये लाइन बिल्कुल सेम है। इस लाइन को
जरा ज़हन नशीन रखिएगा, ये मीन पोजीशन की लाइन है, ये वाली लाइन मीन पोजीशन की है। अगर पॉइंटर मीन पोजीशन पे है तो जो उसकी बॉडी पी है वो भी कहां पे है, मीन पोजीशन पे है, वो भी हरकत नहीं कर रही, ना पॉइंटर हरकत कर रहा ना बॉडी हरकत कर रही है। अब आपने इस स्प्रिंग को मूव करवाया, अगर ये स्प्रिंग ऊपर जाता है यानी अपनी एक्सट्रीम पोजीशन पे जाएगा, कहां चला गया, बी पॉइंट पे, तो ये जो आपके पास यहाँ पे पी पॉइंट है ये भी मूव करके कहां आ जाएगा, डी पॉइंट पे आ जाएगा। और डी पॉइंट क्या है, एक्सट्रीम पोजीशन है, और इधर से स्प्रिंग के लिए एक्सट्रीम पॉइंट क्या है, बी। इसका मतलब है उधर से स्प्रिंग भी एक्सट्रीम पे चला गया और जो बॉडी है दायरे में घूम के वो भी कहां चली गई, एक्सट्रीम पोजीशन पे चली गई। दोनों सेम एक्सट्रीम पे आ गए, पहले दोनों सेम मीन पे थे, अब दोनों सेम एक्सट्रीम पे आ गए। अब स्प्रिंग तो मूव कर रहा है और साथ साथ बॉडी भी सर्कल में मूव कर रही है। अच्छा, अब स्प्रिंग ने क्या किया, स्प्रिंग दोबारा बी पॉइंट से कहां पे आ गया, मेन पोजीशन पे आ गया। क्यों आया, क्योंकि रीस्टोरिंग फोर्स थी। तो ये जो डी पॉइंट पे यहाँ पे बॉडी थी, इसने भी क्या करना है, फौरन अपनी मोशन को कहां ले आएगी, उसी मीन लाइन पे जहां पे ये पहले पड़ी हुई थी। तो ये बॉडी सर्कल में अपनी मीन पे आ गई और स्प्रिंग भी अपनी ए यानी मीन पोजीशन पे आ गई। अब स्प्रिंग यहाँ पे रुकेगा नहीं, कहां जाएगा, नेक्स्ट एक्सट्रीम पे जाएगा। जब ये स्प्रिंग नेक्स्ट एक्सट्रीम पे गया तो यकीनन आप समझ गए होंगे कि ये जो बॉडी है जो दायरे में मूव कर रही है ये भी घूम के कहां पे आ जाएगी, पॉइंट ई पे आ जाएगी, यानी अपनी सी पोजीशन पे आ गई। और ये स्प्रिंग जो है सी पॉइंट पे नहीं रुका बल्कि एक्सट्रीम से कहां चला गया, फिर चला गया अपनी मीन पोजीशन पे। तो ये वाली बॉडी यहाँ ई से दोबारा कहां आ जाएगी, मीन पोजीशन पे आ जाएगी। जब तक स्प्रिंग वाइब्रेट करता रहेगा उसी के साथ साथ ये बॉडी भी सर्कल में दायरे में मूव करती रहेगी। अब कंपैरिजन में अगर गौर करें कि ये जो बीच में एक्स है ये क्या है, क्योंकि मैंने आपको ये बताया कि जो सर्कल का रेडियस है, जो सर्कल का रेडियस है वो है मैक्सिमम एक्स नॉट। तो ये वाला पॉइंट याद रखिएगा, ये जो एक्स नॉट है ये उसका रेडियस है, दायरे में मूव करते हुए जिस्म का ये रेडियस है, ये सेम रहेगा, रेडियस चेंज नहीं होगा। अगर ये जिस्म यहां से घूम के यहां भी आ जाए तो एक्स नॉट ही रहेगा, यहां से घूम के यहां पे आ जाए तो सेंटर से डिस्टेंस सेम रहता है, दायरे में किसी भी जगह पे चला जाए सेंटर से डिस्टेंस सेम रहता है। यहां पे आ जाए तो भी एक्स नॉट होगा, इधर आ जाए तो भी एक्स नॉट होगा, इधर आ जाए तो भी एक्स नॉट होगा, कहीं भी चला जाए सर्कल में उसका रेडियस सेम रहेगा, एक्स नॉट ही रहेगा। अब सर ये बीच में जो एक्स लिखा हुआ ये क्या है, अब इसकी कहानी सुने, ये क्या है। आज सिर्फ हम इस डायग्राम को समझ लें तो हमारे आइंदा आने वाले टॉपिक जो हैं वो बड़े आसान हो जाएंगे। अब जरा देखेंगे ये जो हमारे पास x है ये किस चीज को रिप्रेजेंट करता है। आपने एक सेगमेंट ले लिया कि आपके पास अगर ये आपके पास जो पॉइंट है ये पॉइंट आपके पास है O और ये आपके पास पॉइंट क्या है D। O1 कौन सा पॉइंट है, मीन पॉइंट। D कौन सा पॉइंट है, एक्सट्रीम पॉइंट। अच्छा, मीन और एक्सट्रीम के दरमियान में अगर कहीं पॉइंट आ जाए, यानी एक बॉडी जो है वो दायरे में मूव कर रही है और आप उसको मीन पे नहीं देखो ना ही आप उसको एक्सट्रीम में देखो, बल्कि मीन और एक्सट्रीम के दरमियान में किसी पॉइंट पे अगर आप उसको देखना चाह रहे हो तो वो जो पॉइंट होगा ना उस पॉइंट को हम कहेंगे कि आप उसकी इंस्टेंटेनियस मोशन को देख रहे हो। इंस्टेंटेनियस का मतलब क्या, किसी भी लम्हे। अच्छा, जरूरी नहीं है कि मैं इसी साइड पे इसको लूं, आप कहें सर हम क्या इस साइड पे नहीं ले सकते, इधर भी तो मीन और एक्सट्रीम है ऊपर, ये देखें ये मीन ये एक्सट्रीम, इधर भी ले सकते हैं इधर भी ले सकते हैं, आप यहाँ पे भी ले सकते हैं नीचे भी ले सकते हैं, आप इधर भी ले सकते हैं, कोई इशू नहीं है। किसी भी जगह पे मीन और एक्सट्रीम के दरमियान में
किसी भी लम्हे अगर आप उसकी मोशन को देखते हो तो वो उसकी इंस्टेंटेनियस मोशन। सो ये इंस्टेंटेनियस मोशन में जब आप इसको देखेंगे तो उस लम्हे ये स्प्रिंग अपनी मीन पोजीशन और अपनी एक्सट्रीम पोजीशन के दरमियान में कहीं पे है। तो वो जो इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट होगा ना वो क्या कहलाएगा, एक्स कहलाएगा। ये एक्स कौन सा डिस्प्लेसमेंट है, इंस्टेंटेनियस। ये ना तो एक्सट्रीम का है ना ही ये मीन का, बल्कि मीन और एक्सट्रीम के दरमियान में कहीं पे पॉइंटर था। तो मैंने वहां पे नोट किया, तो मैंने कहा इसका जो डिस्टेंस होगा ना उसको मैं एक्स का नाम दूंगा। अब ये बॉडी की मोशन इस डायामीटर पे अगर आप देखें तो दायरा जो है उसका डायामीटर क्या है, ये जो मैं रेड से हाईलाइट कर रहा हूं इसका डायामीटर है। ये पॉइंट डी और ये पॉइंट ई, ये दोनों कौन से पॉइंट है, दोनों एक्सट्रीम पॉइंट है। अच्छा, अगर आप इस स्प्रिंग को देखो तो ये स्प्रिंग का बी पॉइंट और ये स्प्रिंग का सी पॉइंट, ये इसकी पूरी की पूरी, ये क्या है स्प्रिंग के, ये दोनों स्प्रिंग के एक्सट्रीम पॉइंट्स, और डी और ई ये दोनों दायरे में मोशन करते हुए जिस्म के एक्सट्रीम पॉइंट्स। तो जैसे जैसे ये स्प्रिंग जो है अपनी एक्सट्रीम पोजीशंस कवर करेगा वैसे वैसे ये जो पॉइंट है ये दायरे में अपनी पोजीशन को कवर करेगा। इसके साथ साथ हम ये जितना मैंने बताया ये सारी की सारी डिटेल यहाँ पे मेंशन है, आपने इसको अच्छे तरीके से नोट्स में रिवाइज कर लेना है। टाइम मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ, डिफरेंट टाइम्स लिए हैं। T/4 एक साइड का, फिर T/2 जब ऊपर से नीचे आ गया 2 साइड्स का, फिर 3T/4 3 साइड्स का, और जब दोबारा अपनी मीन पे आ गया 4 चक्कर पूरे करके आ गया तो उसने टाइम पीरियड T बना लिया। तो ये हमारे कुछ सेगमेंट्स थे आज के जो हमारी जनरल डिस्कशन थी। कल इंशाल्लाह इसमें इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन के फॉर्मूलाज जो है वो कवर करेंगे। दैट इज द एंड ऑफ टुडेज लेक्चर। अल्लाह हाफिज।